बस तू ही तू पार्ट 3। कार्तिक करवट लेता रहा और बार बार नंदिनी की तरफ देखता रहा। वो देख रहा था नंदिनी जो कि एक तरफ करवट लेकर लेटी, वो दोबारा पलटी नहीं। 2-3 दिनों में नंदिनी को उसने सोते हुए देखा था। वो 1 घंटे से ज़्यादा एक तरफ मुड़कर नहीं सो सकती थी। उसे सच में रात को नंदिनी के पास रहना अच्छा लगने लगा था। वो चाहता था कि नंदिनी सो जाए तो वो नंदिनी को अपनी तरफ लेकर सो जाता। तभी कार्तिक का दिमाग में आया, शायद नंदिनी सोई नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और धीरे से आवाज़ दिया, नंदिनी। नंदिनी पलटती है, उसकी आंखों में आंसू भरा हुआ था। कार्तिक जो कि अब तक लेटा हुआ था, नंदिनी को अपने करीब खींचकर उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नंदिनी ने अपने आप को कार्तिक से छुड़ाया और फिर से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। कार्तिक उठकर नंदिनी की तरफ गया और दूसरी तरफ जाकर घुटने के बल बैठकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है रो रो कर। नंदिनी उठकर बैठी और अपने हथेली के पीछे से अपने दोनों गालों पर आंसुओं को पोंछकर बोली, आपको क्या करना है, क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, आप जाइए सो जाइए। नंदिनी कार्तिक उसके सामने आकर बैठ गया। नंदिनी जो कि अब तक चुपचाप रो रही थी, अब सुबक कर रोने लगी। बताओगी तभी समझ में आएगा ना, कार्तिक ने कहा। वही तो, आप ही बताओगे तभी समझ आएगा ना क्या हुआ है। सच में आपकी वजह से रो रही हूँ मैं, क्या करूँ। वो जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाज़ा बंद था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर नंदिनी से बोला, मैंने तुम्हें रुलाया क्या? क्या किया मैंने? अभी किसने मुझे कहा कि मुझे तलाक दे देंगे? कार्तिक अपनी पलकें झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगता है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मुझे ये भी नहीं पता कि कभी मैं आपको अच्छी लगूंगी भी या नहीं, पर आप मुझे अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तलाक। नंदिनी ने अपनी बात कह दी। कार्तिक नज़रों को ऊपर करता है, नंदिनी को देखने लगता है। कितनी आसानी से नंदिनी ने अपने दिल की बात कह दी थी। भले ही ये प्यार का इजहार नहीं था, लेकिन ये उस रिश्ते को स्वीकारना था जो इन दोनों के बीच में बन चुका था। नंदिनी साफ शब्दों में कह रही है कि वो इस रिश्ते को वक्त देगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है ना मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना फासला है? कार्तिक ने कहा। पता है आपको? पता है कल मेरे पापा आए थे, उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मुझे कहा कि ये ना समझो कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ मेरे पापा से 5 साल छोटी थी, लेकिन मेरे पापा से पहले चली गई। मेरी थोड़ी ना गलती है कि मैं आपसे 13 साल बाद इस दुनिया में आई। लेकिन क्या आपकी गलती नहीं है कि शादी करने के बाद मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। झूठ, साफ-साफ झूठ बोलती हुई नंदिनी फिर से अपने आँसू को पोंछी। क्या झूठ? कार्तिक ने कहा। अभी-अभी आप मुझे कहे कि मुझे छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम खुश नहीं हो। कार्तिक ने भी अपनी बात कही। आपने मुझसे बात की, पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं? कार्तिक को भी गलती का एहसास हो रहा था। क्या बोलता, इसीलिए चुप रहा। क्या आपने मुझे जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ? भले ही शादी किसी भी हाल में हुई हो, लेकिन हो तो गई ना। कार्तिक खामोश था। वो नंदिनी से बड़ा था और उससे ज़्यादा समझदार भी, लेकिन अभी नंदिनी की बातें समझदारी वाली थी और कार्तिक की नादानी वाली। कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है? नंदिनी ने कहा। नंदिनी कैसी बातें कर रही हो? अगर होती तो तुमसे शादी करता क्या? कार्तिक ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा। मेरी भी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे में प्यार नहीं ढूँढ सकते? क्या पता आपको जैसी बीवी चाहिए वो मैं हूँ और मुझे जो लड़का चाहिए था वो आप हो। कार्तिक ने उसके बाल जो कि पूरे उसके चेहरे पर चिपक रहे थे, दोनों तरफ से कान के पीछे करते बोला, तुम निभाओगी शादी? नंदिनी ने ज़ोर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते बोली, तो इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ? पछतावा नहीं होगा तुम्हें कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और 1-2 बच्चे के बाप से तुम्हारी शादी हुई है? अच्छा है ना, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा, ना ही मुझे वो दर्द सहना पड़ेगा जो लड़कियाँ सहती हैं। अफ़सोस नहीं होगा कि तुम्हें एक सेकंड हैंड हस्बैंड मिला है। कहकर कार्तिक मुस्कुराकर उसी की ओर देख रहा था। इस वक़्त नंदिनी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके गाल, नाक, आँखें पूरी लाल हो चुकी थी। नंदिनी का ये गुलाबी चेहरा कार्तिक को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। सेकंड हैंड? अब इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वो इतनी भोलेपन से बोली कि कार्तिक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने उसके कंधे को खींचा और अपने करीब करके अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हें सच में पछतावा नहीं होगा इस रिश्ते से? नंदिनी ने उसके सीने पर रखे हुए अपने सर को ना में हिला दिया। कार्तिक उसके बालों पर अपने होंठ रखते हुए बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें रोना पड़ा। आपको अफ़सोस है इस बात का कि मैं आपके लिए रोई? हाँ, तुम्हारी आँखों में आँसू अच्छा नहीं लगता। तुम हँसते खिलखिलाते ही अच्छी लगती हो। तो फिर मुझे कोई जोक सुनाकर हँसा दीजिए, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। कार्तिक उसकी बात पर ठहाका मारकर हँस हँस पड़ा। जो वो तो उसने आज तक ज़िंदगी में कभी बोला ही नहीं था। नंदिनी हँसे या ना हँसे, पर कार्तिक की हँसी रुक नहीं रही थी और कार्तिक को इस तरह हँसते देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। नंदिनी कार्तिक को देख रही थी।
जो कि इस वक्त सब कुछ भूल कर हंस रहा था। कार्तिक के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर नंदिनी मानो उसमें खो चुकी थी और मुस्कुराकर एकटक कार्तिक को देखती रही। कार्तिक का जब हंसना रुका तो नंदिनी को देखते हुए बोला, अब पक्का कल मैं दो चार जोक याद करके रखूंगा, ताकि कभी अगर तुम रो दो तो मेरी वजह से, तो तुम्हें वो सुनाकर तुम्हें हंसा सकूं। मतलब आप कल भी मुझे रुलाएंगे? नंदिनी की आंखें फिर से भरने को आई थी। हे नंदिनी, प्लीज डोंट क्राई, कहकर उसके हाथ को थामा। देखो नंदिनी, मैं खुद नहीं जानता मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि इस सॉफ्ट टोन में तो मैंने आज तक किसी से बात नहीं की। मेरा दिमाग तो हमेशा गर्म रहता है, तो मैं कुछ बोल दूंगा तो रो मत देना। नंदिनी अपने हाथ को आगे करके बोली, फिर आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? व्हाट, अब ये क्या है? कार्तिक बोला, शुरुआत तो हमेशा दोस्ती से होती है ना, बॉयफ्रेंड फ्रेंड नहीं हो सकता क्या? नंदिनी ने कहा, गुड पॉइंट, कह के कार्तिक ने अपना हाथ नंदिनी के हाथ में दिया। मेरी जिन सहेलियों के बॉयफ्रेंड है ना, उनके बॉयफ्रेंड उनके सभी बातें मानते हैं, सभी नखरे भी उठाते हैं। आपको भी वही करना है? नंदिनी चहकते हुए बोली। कार्तिक ने हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं अब तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? नंदिनी पालती मार के बेड पर बैठी और अपने दोनों हाथ को अपने पैरों पर रखते बोले, आप तो बहुत समझदार है, तुरंत समझ गए सब कुछ। कार्तिक भी उसके सामने बिल्कुल वैसे ही पालती मार कर बैठा और अपने दोनों हाथों को अपने पैर पर रखते हुए बोला, बिल्कुल। और मैं अब ये भी समझ गया हूँ कि तुम किस तरह से मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रही हो। नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली। तो कार्तिक भी बिल्कुल उसकी नकल करते हुए अपनी आंखें छोटी करके उसकी आंखों में देखता है। मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई? कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मतलब आप समझ गए कि मैं आपको शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल। और मैं समझ गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर अपनी बात मनवाई जा रही है। कार्तिक भी उसकी नकल करते हुए कहता है। नंदिनी अपने हाथ को उठाते बोली, मतलब मेरा इतना सब कुछ करना सब बेकार हुआ? कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचता है। नंदिनी उसकी बाहों में आ गई। बेकार तो नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ मैं आज तक कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना। बीवी तो आज नहीं तो कल बन ही जाएगी, गर्लफ्रेंड भी बनाकर देख लेनी चाहिए, कहकर कार्तिक ने नंदिनी के माथे को चूमा। कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ लेकर गया। चलो अब जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ जाओ, कहकर बेड पर आ गया। थोड़ी देर बाद नंदिनी भी फ्रेश होकर आती है। वो अपने किनारे में सो रही थी जब कार्तिक बिस्तर के बीच में आ गया और उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए बोला, तो जब वक्त देना ही है तो मुझे भी दे दो। नंदिनी उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। आज कार्तिक को नंदिनी को अपने करीब लाने के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज कार्तिक नंदिनी के सोते वक्त हाथ पांव फेंकने की आदत को भी समझ चुका था। बेचारा कभी अपने पेट को सहलाता तो कभी अपनी नाक पर। मजाल है कि उसने नंदिनी को अपनी बाहों से आज़ाद किया हो। सुबह जब नंदिनी उठी तो वो कार्तिक की बाहों में थी। नंदिनी उसके हाथ को हटाकर उतरने वाली थी कि कार्तिक ने उसे खींचकर अपने नज़दीक कर लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आपको अभी भी याद है हमारी रात की बातें? मैं तुम्हें गजनी नजर आता हूँ जो हर कुछ घंटे के बाद बातें भूल जाऊंगा? नंदिनी भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलकर मोबाइल लेकर अपने पापा को कॉल करने के लिए गैलरी की ओर बढ़ गई। कार्तिक मुस्कुराते उसी की ओर देख रहा था। इतना बदला हुआ उसने आज तक अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। लोग उसे घमंडी कहते थे, पर वो नंदिनी के लिए बदल रहा था। आज नंदिनी की आवाज़ में एक सच्ची हंसी थी जो कि उसके पापा को महसूस हो रही थी। क्या बात है, मेरा बच्चा आज बहुत खुश है, रघुवीर जी बोले। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा था ना कि मेरे मन में क्या है मुझे कार्तिक जी से बोलना चाहिए, मैं सब उनको कह दिए। पापा, कार्तिक ने तुम्हें डांटा तो नहीं? रघुवीर जी ने चिंता करते हुए पूछा। नंदिनी खिलखिलाकर हंसते बोली, आपको मेरी हंसी से लग रहा है कि मुझे डांट मिलती तो मैं इतना मुस्कुराऊंगी? भगवान तुझे खुश रखे। ठीक है पापा, अभी रखती हूँ। वो वापस कमरे में आती है। कार्तिक अपनी जिम के लिए चला गया था। नंदिनी भी नहाकर पूजा करने के लिए पूजा घर की ओर बढ़ गई। कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर उसे एक फाइल दी। अपने काम को छोड़कर कार्तिक उस फाइल को उसके हाथ से लेता है और उसके पहले पन्ने को देखा और पेज पर देखते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। ये तस्वीर नंदिनी की थी। कार्तिक ने नंदिनी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था जो इस वक्त उसके सामने थी। उसने उस फाइल में मौजूद और भी फोटोग्राफ को देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे से हंसी गायब होने लगी। तस्वीर में नंदिनी एक लड़के के साथ थी। किसी में उसके गले लगे, किसी में लड़का उसकी चोटी खींच रहा है, किसी में उसको कंधे पर बिठाए हुए, तो किसी में उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ है।
तस्वीर देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कितने करीब है। कार्तिक ने फाइल में पढ़ा, उस लड़के का नाम अर्पित है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की दोस्ती लगभग 16 साल पुरानी है। कार्तिक अपने मन में कहता है 16 साल पुरानी, यानी कि जब ये दोनों 4-5 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। वो आगे क्या लिखा है ये पढ़ना छोड़ चुका था। उसने फाइल में लिखे हुए आगे के शब्द को यूं ही छोड़ा और उन तस्वीरों को देखने लगा। उन तस्वीरों पर उसकी नज़र जम चुकी थी और मुठ्ठियाँ इतनी कसने लगी थी कि तस्वीर फटने लगी थी। उसने उस फाइल को अपने से दूर धकेला और कुर्सी पर अपने सर को टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से से अपने दांत को दबा रखा था। झूठ बोलकर रिश्ते की शुरुआत कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। जितने भी तस्वीर तुम्हारे इसके साथ है, इससे अंदाजा ये लग सकता है कि तुम दोनों कितने करीब हो। आई हेट यू। तुम्हारी मासूमियत से धोखा खा गया मैं। तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो नहीं समझ पाया। मैं जैसा था वैसा ही अच्छा था। तुम्हारे लिए बदलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो उठा और उस फाइल को अपने ड्रॉ में डालकर ऑफिस के बाहर निकल गया। कार्तिक अपनी कार को ड्राइव करके एक सुनसान समंदर के किनारे पहुंचा था। वहां एक सुनसान जगह पर बैठे वो समुद्र की लहरों को देख रहा था और क्या सोच रहा है देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था, पर इतना जरूर कि वो गुस्से में था और ये गुस्सा उसे नंदिनी के ऊपर आ रहा था। वो जाने कब तक वहाँ बैठा रहा। ये घर पर सब खाना खा चुके थे, उसे फ़ोन लगा रहे थे पर उसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सत्यम जी अरविंद से बोले, क्या तुम्हारे सामने ही वो ऑफिस से निकला था? हाँ भैया, मैंने खुद देखा था भाई को निकलते हुए। कहाँ रह जाता है ये लड़का, कहकर सत्यम जी ने फिर से फ़ोन लिया और फ़ोन लगाया। तब तक कार्तिक अंदर आ रहा था। सभी को इग्नोर करता हुआ वो आगे बढ़ने लगा, जिस पर उसके पापा ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, बताकर नहीं जाते कोई बात नहीं, पर सामने से अगर कॉल आए तो कॉल तो रिसीव कर लिया करो। कार्तिक पलटकर उनकी तरफ देखा और बोला, आपको पता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे ज़्यादा रोक टोक करे। इसे रोक टोक करना नहीं कहते हैं कार्तिक, फिक्र होती है हमें तुम्हारी। सत्यम ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसकी आप इतनी फिक्र करो। कहकर कार्तिक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में नंदिनी सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रही थी। कार्तिक को देखते ही वो खड़े होकर कार्तिक की ओर बढ़ते हुए बोले, कहाँ थे आप? कार्तिक जी, सभी परेशान थे आपके लिए। कार्तिक गुस्से से उसकी ओर देखता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए बाथरूम में चला जाता है। उसने शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों के सामने अभी भी वो तस्वीरें उसे दिखाई दे रही थी जिसमें नंदिनी अर्पित के साथ थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गुलाबी नसें साफ दिखाई दे रही थी। सांस गहरी होती जा रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर 2-3 बार दीवार पर मारकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ नंदिनी ये सोचकर परेशान थी कि कार्तिक को क्या हुआ है। सुबह तक तो सब ठीक था। तभी कार्तिक बाथरूम से बाहर निकला। एक टॉवल को लपेटे और दूसरे टॉवल को अपने गले में लटकाकर वो अपने बेड की तरफ जा रहा था। कार्तिक जी, आप यहाँ पर खाएंगे या आप नीचे खाएंगे खाना? खाने के लिए नंदिनी ने कहा। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। कार्तिक जी सुनिए ना। कार्तिक बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े लेता है और उसे वहीं पर पहनने लगता है। नंदिनी आगे बढ़कर उसके हाथ से टॉवल लेने जाती है तो उसके हाथों को झटक कर टॉवल जमीन पर फेंकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ कार्तिक जी, कहकर नंदिनी उसके हाथ को पकड़ने लगी। कार्तिक अपने हाथ को पीछे करते हुए बोला, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। क्या हुआ कार्तिक जी? नंदिनी फिर से अपने हाथ आगे बढ़ाती है। शट अप, मैंने जो कहा वो ध्यान से सुनना और याद रखना। उसने अपनी उंगली नंदिनी की ओर पॉइंट करते हुए कहा। धीरे धीरे आंसू उसके गाल पर लुढ़कने लगे और वो वहीं कार्तिक को देखते हुए रोने लगी। नंदिनी के रोते हुए चेहरे को देखकर कार्तिक को बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों अभी भी उसे मासूम लग रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन जो तस्वीर वो देख कर आया था वो उसकी आंखों के सामने अभी भी घूम रही थी। टॉवल को वहां फेंकते हुए उसने अपना लैपटॉप बैग ओपन करके उसने एक पेपर निकाला और नंदिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, साइन करो इस पेपर पे। नंदिनी बस रोए जा रही थी। उसने पेपर्स को हाथ में भी नहीं लगाया। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ता है और साथ में उस पेपर को थमाते हुए बोला, साइन कर दो। नंदिनी अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों के आंसू को पोंछी। उस पेपर को देखा जिस पर लिखा था डाइवोर्स पेपर। ये सब क्या है कार्तिक जी? नंदिनी रोते रोते हैरानी से कार्तिक से पूछी। तलाक के पेपर है, साइन कर दो ताकि तुम आज़ाद हो जाओ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और खुश रहो जहाँ और जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। कार्तिक ने कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने रात को ही आपको कहा था। ये बात उसने तलाक पेपर को बेड के ऊपर फेंका और अपने आंसू को पोंछते हुए कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे को देखा। कोई छल कोई कपट कुछ नहीं। उसके चेहरे पर वो अभी कार्तिक को वैसे ही मासूम नजर आती थी जैसे शादी वाले दिन नजर आई थी। उसने अपने आप से कहा, इसी चेहरे पर तो धोखा खा गया। मैं इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ और तुम्हें देखकर भी नहीं समझ पाया।
मैं नहीं करूँगी साइन पेपर्स पर। नंदिनी बेड पर जाकर बैठ गई। कार्तिक गुस्से से स्टडी रूम की ओर चला गया। उसका स्टडी रूम बेडरूम से ही लगा था। कुछ देर तक बेड पर बैठी रही। कितने खुश थी वो। आज प्यार मोहब्बत ये सब नहीं जानती थी, पर वो इतना जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है कार्तिक से और कार्तिक उसे अच्छा लगता है। वो अपने आप को और कार्तिक को समय देना चाहती थी ताकि वो दोनों इस रिश्ते को खुशी खुशी अपना सके। और अचानक ये तलाक। उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्यों दे रहे हैं तलाक, पहले बताना पड़ेगा। अपने भोलेपन में अपने आंखों के आंसू को अपने हथेली से पोंछते हुए कहा। वहाँ बैठकर सुबह कर रोती रही। यहाँ स्टडी रूम में कार्तिक काम करने के बजाय गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। नंदिनी को ज़्यादा दुनियादारी की बातें समझ नहीं आती थी। एक तो उम्र भी नहीं थी, दूसरी अभी उसके पापा ने उसे दुनियादारी के बीच में रखा ही नहीं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इतनी ही उसकी दुनिया हुआ करती थी। तभी उसे अर्पित की याद आई और वो अर्पित को कॉल करने का सोचती है। उसने मोबाइल में टाइम देखा, काफ़ी रात हो गया था। उसने मोबाइल साइड में रख कर कहा, अभी सो गया होगा, कल फ़ोन करूँगी। वो बिस्तर पर लेटकर रोती रही और कब सो गई उसे खुद को ना पता चला। जब कार्तिक अंदर आया तब उसने देखा कि नंदिनी सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितना रोई होगी। आंसू से भीगी हुई उसकी गाल सूख कर निशान पड़ चुके थे। कार्तिक कुछ पल के लिए उसे यूं ही देखता रहा, फिर वहां से तकिया उठा लिया और जाकर सोफे पर लेट गया। सोफ़ा उसके हाइट के बराबर का नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल जानता था कि वो बेड पर सोएगा तो अपने आप को नंदिनी से दूर नहीं कर पाएगा। उसने अपने पैरों को मोड़ा और सोफ़े पर सो गया। सुबह नंदिनी ने जब आँखें खोली तो उसने बिस्तर पर कार्तिक को न देखकर झट से उठकर बैठ गई। उसकी नज़र सोफ़े पर गई। कार्तिक को इस तरह अपने पैरों को मोड़ कर सोया देख नंदिनी को खुद पर भी गुस्सा आया और कार्तिक पर भी। उसकी आँखों में फिर से आँसू आने लगे थे। एक कमज़ोरी था उसका। उसका दिल ज़रा भी दुखता था तो उसकी आँखों में आँसू बनते, जिन्हें वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अपने आँसू पोंछते हुए और कार्तिक की तरफ से देखते-देखते पीछे की तरफ गई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कार्तिक की आंखें नंदिनी की चूड़ियों की आवाज़ के साथ खुले। ड्रेसिंग टेबल के सामने तो अपने बालों को कंघी कर रही थी जब कार्तिक उसकी तरफ देख रहा था। नंदिनी की नज़र कार्तिक पर आईने से दोनों ने एक दूसरे को देखा। नंदिनी कार्तिक की ओर पलटी। कार्तिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नंदिनी को इग्नोर करता हुआ उठकर खड़ा हुआ और अपनी जिम एरिया की ओर चला गया। नंदिनी फिर उदास हो गई। वो झट से अपने कमरे से बाहर की तरफ निकल गई। उसे पता था जितनी देर यहाँ रहेगी कार्तिक किसी तरह से उसके साथ व्यवहार करेगा और वो अपने आप को रोने से नहीं रोक सकती है। पूजा घर में उसकी पूजा और आरती की आवाज़ कार्तिक के कानों तक भी पड़ी। आज उसकी आरती में उसकी आवाज़ में उतनी खुशी नहीं लग रही थी जैसे बाकी दिनों में थी। शायद बाकी लोग उस बात को समझे ना समझे, पर कार्तिक अच्छी तरह से समझ रहा था कि नंदिनी उदास है। अपने टाइम को बाँधते हुए आईने में देखकर अपने आप से कहता है, पहले उसे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के बगैर रहने से अच्छा है कि अपने प्यार के साथ रहे। कार्तिक के रूड व्यवहार को सभी को आदत था, इसीलिए उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि कार्तिक सुबह से उखड़ा हुआ है। घर में एक प्रीति ही थी जो कुछ न कुछ कार्तिक से कह दिया करती थी, पर आज कार्तिक प्रीति की तरफ से भी थोड़ा बेपरवाह ही था, इसीलिए प्रीति भी उससे दूर रह रही थी। कार्तिक नाश्ता करने के लिए बैठा। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए पहले ही बैठ गए थे। उनकी पत्नी उनके प्लेट में नाश्ता लगा रही थी और नंदिनी भी कार्तिक की प्लेट में खाना डालती है, लेकिन कार्तिक अपने हाथ दिखाकर उसे मना कर देता है। कार्तिक जी, बहुत धीरे से नंदिनी बोली थी। मैं ले लूँगा, कहकर कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना खाना खुद से निकाल लिया। कार्तिक गुस्से से नाश्ता कर रहा था। नंदिनी कार्तिक को देख रही थी। उसका चेहरा सच में इस वक्त इतना उदास दिख रहा था कि घर के सभी लोग नंदिनी को ही देख रहे थे, सिवाय कार्तिक के, जो अपना नाश्ता खाने में अपने आप को व्यस्त दिखा रहा था। पर वो भी जानता था इस वक्त सब क्या सोच रहे होंगे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कार्तिक नाश्ता कर रहा था। नंदिनी अपना उदास सा चेहरा लिए कार्तिक को देख रही थी और पूरे घर वाले कभी नंदिनी को तो कभी कार्तिक को देखते हैं। अपने नाश्ते को कार्तिक ने पूरा खाया भी नहीं। उठकर खड़ा होते हुए जोर से चेयर पर लात मारकर उसे अपने से दूर किया और अपने बैग उठाकर निकल गया। उसको जाता देखी उसके दादाजी बोले, इसके अंदर ये अकड़ आता कहाँ से है, बता सकते हो? सत्यम उठकर हंसते हुए बोला, दादाजी, अगर पता होता तो थोड़ी सी अकड़ मैं भी ना ले आता। दादाजी सत्यम की बात पर बोले, अरे रहने दे, ये एक ही हमसे नहीं संभल रहा, दो दो अकड़ चंद इस घर में क्या रहेंगे। उन दोनों की बात सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। नंदिनी कार्तिक की प्लेट में देखती है जिसमें आधे से ज़्यादा नाश्ता बचा हुआ था। वो कार्तिक के चेयर पर बैठ गई और उसी प्लेट से नाश्ता करने लगी, पर खाया उससे भी नहीं जा रहा था। उसे यही सोच सोच कर डर लग रहा था कि अगर कार्तिक फिर आया और उसने कहा कि तलाक चाहिए तो क्या होगा। उसे इस बात का एहसास हो रहा था उससे कहाँ पर गलती हुई है, और खाते-खाते यही सोच रही थी कि अगर उसे तलाक पेपर साइन कर दिए, उसे उसके मायके में छोड़ आएगा। उसके पापा जो हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं,
उनसे क्या कहेगी कि उनकी बातों का मान नहीं रख पाए। तभी उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कता है। नंदिनी क्या हुआ? प्रीति जो कि उसके बगल में बैठी थी उसके चेहरे को प्यार से अपनी तरफ घुमाते हुए बोली। नंदिनी बोली कुछ नहीं, पापा की याद आ गई, कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। प्रीति ने सत्यम की ओर देखा और अपनी आंखों से बात करने के लिए पूछा। सत्यम उसे कुछ देर रोकने के लिए कहता है। सत्यम और प्रीति दोनों खाना खाने के बाद नंदिनी के कमरे में जाते हैं। नंदिनी अभी बिस्तर पर लेटे रो रही थी। नंदिनी को प्रीति की आवाज़ आई। नंदिनी वो झट से अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछकर उठकर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। दीदी हाँ आइए ना। फिर पीछे सत्यम को देखकर वो झट से बेड छोड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सत्यम ने पूछा। कुछ नहीं, पापा की याद आ रही है, कहकर नंदिनी अपना सर झुका लेती है। प्रीति आगे बढ़ती है और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बिठाते बोले। क्या बात है? कार्तिक ने डांटा। नंदिनी जो कि अपनी रोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अपने गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठी रही। प्रीति और सत्यम समझ गए कि बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सत्यम जो कि पास में ही खड़े थे बोले, देखो नंदिनी, कार्तिक हम लोगों की तरह नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ उसके बिजनेस में चलता है, बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। उसकी बातों को इस तरह दिल पर लगाओगी तो यूं ही हमेशा उदास रहोगी। अभी देखा नहीं तुमने डाइनिंग टेबल पर दादाजी से हमसे कैसे बोल रहा था? क्या हमें से कोई उदास हुआ? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो उसकी कॉलेज की फ्रेंड हूँ, 16 साल की उम्र से जानती हूँ उसे। फिर भी कभी कभी तो लगता है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। वो दिल का बुरा नहीं है, बस गरम मिजाज का है और उसे अब सँभालना तुम्हारी भी ज़िम्मेदारी है। नंदिनी अब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। वो अभी उन लोगों को नहीं बता पा रही थी कि कार्तिक ने उसे तलाक के लिए पेपर दिया है। प्रीति उसके आँसू को पोंछकर अपने गले से लगाते उसके बालों को सहलाने लगी और उसे धैर्य रखने के लिए कहने लगी। नंदिनी को इस तरह रोता देखकर सत्यम कमरे से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि वो कार्तिक से बात करेंगे। ये बात तो सत्यम भी जानते थे। कार्तिक के स्वभाव को हर कोई नहीं झेल सकता और इन सब ने उसे बचपन से देखा है, इसीलिए उन्हें आदत हो गई है कार्तिक के इस तरह की व्यवहार की। लेकिन आज नंदिनी ये तो अभी कुछ दिन पहले आई है, इसे वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। और यही सोचकर वो कार्तिक के ऑफिस में उसी के कैबिन में बैठे हुए थे। क्या हुआ, नंदिनी को क्यों डांट डांट के आए हो? आज घर पर सत्यम जी ने बात को घुमा फिरा कर पूछने की वजह सीधे सीधे पूछ लिया। क्यों, शिकायत कर रही थी मेरी? कार्तिक ने भी बहुत ही रूडली जवाब दिया। नहीं, वो बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसमें मासूमियत ज़रूर है, लेकिन वो बहुत समझदार है। वो सब समझ जाएगी, बस उसे थोड़ा समय दो। भाई मैं फ़िलहाल इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात क्या है? हम भी तो समझे। बात सिर्फ़ इतनी है कि मुझे ये ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं चाहिए। कार्तिक गुस्से में लैपटॉप बंद करते हुए बोला। सत्यम जी खड़े होते हुए गुस्से से बोले, शादी हो चुकी है, इसीलिए चाहिए और नहीं चाहिए तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। भैया आप ज़बरदस्ती आप उसे मेरे सर पर नहीं थोप सकते। बीवी है तुम्हारी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उसका हँसना-रोना सब कुछ तुमसे जुड़ा हुआ होगा। और अगर वो उदास है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि वो क्यों उदास है, उसे उदासी का कारण जानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। और ये बात आप भी जानते हैं भैया कि मुझसे ये सब चीज़ें नहीं होती। पूरी ज़िंदगी ये बोलकर तुम छुटकारा नहीं पा सकते कि तुमसे नहीं होता। कार्तिक गुस्से से खड़े होते बोला। 4 दिन नहीं हुआ उसे यहाँ पर आकर और आज आप उसके लिए मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं बोल रहा और मैं उसके साथ भी नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ मैं सिर्फ़ वही बता रहा हूँ तुम्हें। आप देखते रहिए, आप जो देखना चाहते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इस पर डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। कहते-कहते वो अपने केबिन का दरवाज़ा खोल चुका था और उसने ज़ोर से दरवाज़े को बंद करते हुए बाहर निकल गया। सत्यम जी बंद दरवाज़े को देखते रहे। आज पूरे दिन नंदिनी अपने कमरे में बंद रही और घरवाले ये सोचकर परेशान थे कि नंदिनी अगर कार्तिक के गुस्से को नहीं झेल रही है और एक दिन में इतनी बुरी तरह से उदास हो रही है तो पता नहीं आगे कैसे हैंडल करेगी। सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि उन दोनों को साथ में मिलकर बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ना था। हकीकत से अभी घर वाले अनजान थे। नंदिनी इतनी चुलबुली थी कि शायद कार्तिक के स्टार्ट को सुनकर कुछ देर में भूलकर घर वालों के साथ घुल मिल जाती। लेकिन यहाँ कार्तिक की डांट नहीं, बल्कि कार्तिक ने तलाक की बात की थी। अभी 7 दिन नहीं हुए थे उसकी शादी को। अभी तो उसने अपने आप को शादी में स्वीकार करना शुरू किया था। अभी अपने आप को सुहागन समझने लगी थी कि अब तलाक। इसी बीच एक गार्ड ने आकर बताया कि रंभा मैडम मिलने के लिए आई है। रंभा का नाम सुनते ही सारे घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। घर में इस वक्त घर की औरतें, दादाजी और कार्तिक के पापा थे। कार्तिक की माँ ने गार्ड से कहा कि वो रंभा को घर भेज दे। रंभा अंदर आई, उसके साथ एक बॉडीगार्ड और 2 वकील थे। वो जब भी यहाँ आती थी बॉडीगार्ड उसके साथ आते थे। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम बाहर रहती थी और रंभा एक बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आया करती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो कैसे हैं आप सब? कार्तिक की माँ बोली, ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो हमेशा ही ठीक थी मम्मी जी। ओह सॉरी, अब मम्मी जी नहीं आंटी जी, कहकर उसने अदा से अपने बालों को पीछे की तरफ झटका। प्रीति बोली, क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ पर? मेरे बच्चे हैं आपके पास, उनसे मिलने आई हूँ।
सुना है कार्तिक ने शादी कर ली, तो सोचा लगे हाथ बधाई दे ही दूँ। आप सबको कोर्ट में जो डेट फिक्स हुआ है, बच्चे तुमसे उसी दिन मिलेंगे। प्रीति सामने आते हुए बोली, प्रीति भाभी आप पहले भी बहुत बोलती थी और आज भी बहुत बोलती है। रंभा ने कहा। प्रीति मुस्कुराकर बोली, सही कहा तुमने, और तुम कल भी मतलबी थी, आज भी मतलबी हो, बल्कि मुझे तो लग रहा है थोड़ी ज़्यादा हो गई हो। रंभा का मुंह देखने लायक था, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो वकील के सामने अपना हाथ रखती है तो वकील एक पेपर उसके सामने थमा देता है। उसने वो पेपर प्रीति के सामने देते हुए कहा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर सब मिलने आई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे। ओके नो प्रॉब्लम, मैं आधा घंटा वेट कर सकती हूँ। वैसे है कहाँ कार्तिक की नई दुल्हन, कहकर उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और प्रीति की तरफ देखा। प्रीति और रंभा की कभी नहीं बनी। रंभा हमेशा इस बात को लेकर कार्तिक से लड़ा करती थी कि कार्तिक रंभा से ज़्यादा प्रीति से बातें करता था। प्रीति ने कई बार इसके कारण कार्तिक से बातें करना कम कर दिया था, लेकिन उनके बीच की दूरियां प्रीति के ना बोलने पर भी कम नहीं हुई। किसी और कारण से ही सही, झगड़ा हो ही जाया करता था। प्रीति नौकर से उन लोगों के लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड और वकील सभी को कॉफ़ी ऑफर किया जाता है। तभी गाड़ी की आवाज़ आती है और बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे अंदर आते हैं। दोनों बच्चे रंभा को देखकर दरवाजे तक ही रुक गए, क्योंकि रंभा हफ्ते में एक बार हमेशा मिलती थी। हनी और बनी आगे बढ़कर रंभा के गले लगते हैं। कैसी हो मम्मी आप? हनी ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रंभा बच्चों को ही सोफे पर लेकर बैठकर बात करने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर सुबह से अपने कमरे में कैद नंदिनी अपने आंसू को पोंछते हुए आईने में अपने आप को देखकर ठीक करती है और कमरे से बाहर निकल आती है। उसे देखते ही सभी बच्चे उसकी ओर दौड़ जाते हैं। हनी और बनी भी अपनी मम्मी को छोड़कर जाकर नंदिनी के पैरों से पकड़कर झूल जाते हैं। वो सभी बच्चों के साथ वही टेबल के पास बैठ जाती है और सभी के लिए स्नैक्स निकालते हुए कहती है, आप लोग स्कूल से आए, किसी ने हाथ मुंह धोया या नहीं? सभी ने एक साथ नामे अपने गर्दन हिला दिया। नंदिनी एक ही थाली में ढेर सारा स्नैक्स निकाले और अपने हाथों से सभी को खिलाते बोले, तो आज खाना मैं खिला देती हूँ आप लोगों को। रंभा बैठी उन सभी को देख रही थी। उसके अपने बच्चे भी नंदिनी के आते ही नंदिनी के पास भाग गए थे। वो कार्तिक के माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब यही है कार्तिक की नई बीवी? नंदिनी के कानों में आवाज़ आई और वो पलट कर देखती है। रंभा नंदिनी की ओर बढ़ गई। बच्चे स्नैक्स खा चुके थे। नंदिनी उन सभी के मुंह को पोंछते बोली, आप सभी अपने कमरे में जाओ और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ। सभी बच्चे अपने कमरे की ओर चले गए। बहुत खूब, अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांधते हुए रंभा ने कहा, फ्रेंड्स ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय बहुत मायने रखती है। और एक लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।